सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। शीघ्र ही मैं प्रार्थना करने लगा, किसकी प्रार्थना करने लगा? हर समय क्राउड शूटिंग की, भीड़ की शूटिंग की। कहने का मतलब है कि जो ऑफिस बॉय था, ये ऑफिस बॉय का काम क्या था? ऑफिस बॉय का काम था कि भीड़ की भूमिका निभाने वाले कलाकारों का मेकअप करना। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है कि जो मेकअप बॉय था, जो मतलब मेकअप डिपार्टमेंट में जो बॉय था, अर्थात जो मेकअप बॉय था, वो लेखक को ये ज्ञान बांटता था कि भाई किस प्रकार लेखक अपनी जो बड़ी साहित्यिक प्रतिभा है वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में वेस्ट कर रहा है जो डिपार्टमेंट सिर्फ बारबर्स और परवर्ट्स के लिए बना है। तो इसलिए लेखक कहता है कि शीघ्र ही मैं हमेशा क्राउड शूटिंग की ही प्रार्थना करने लगा। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता रहता था कि हे भगवान, हमेशा क्राउड शूटिंग होती रहे। क्यों क्राउड शूटिंग होती रहे? क्योंकि ये जो ऑफिस बॉय था, इसका काम था भीड़ की भूमिका निभाने वाले कलाकारों का मेकअप करना। तो अगर क्राउड शूटिंग होती रहेगी हमेशा, तो ऑफिस बॉय बिजी रहेगा और वो लेखक के पास आकर ऐसी मतलब ज्ञान नहीं बांटेगा, ऐसा ज्ञान नहीं बांट पाएगा। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड शेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। इसके अलावा और कोई भी चीज़ मुझे उसके एपिक्स से, महाकाव्यों से नहीं बचा सकती थी, अर्थात उसकी जो लॉन्ग स्पीच थी इससे नहीं बचा सकती थी। जो वो ज्ञान बांटता था मेरे पास आके, तो इस चीज़ से मैं सिर्फ एक ही तरह से बच सकता था कि हमेशा क्राउड शूटिंग होती रहे और ऑफिस बॉय जो क्राउड की भूमिका निभाने वाले जो कलाकार हैं उनका मेकअप करने में बिजी रहे। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly. And this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोटामंगलम सुबु। देखिए, इंस्टेंसेस का मतलब होता है उदाहरण, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा या कुंठा, और डायरेक्ट का मतलब होता है संचालित होना, और ओपनली का मतलब खुले रूप से, और कवर्डली का मतलब है गुप्त रूप से। तो लेखक हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि निराशा के सभी उदाहरणों में, कि जब भी कोई व्यक्ति निराश होता है तो उस मामले में यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड, आपको हमेशा उसका गुस्सा संचालित होता हुआ मिलेगा टुवर्ड्स ए सिंगल पर्सन, सिर्फ एक ही व्यक्ति की ओर, चाहे वो खुले रूप से चाहे गुप्त रूप से। कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन अगर फ्रस्ट्रेट है, कोई निराश है, तो वो अपना गुस्सा सिर्फ एक ही सिंगल पर्सन की ओर निकालता हुआ मिलेगा, अपना गुस्सा एक ही व्यक्ति की ओर संचालित करता हुआ मिलेगा, चाहे ये गुस्सा वो खुले रूप से निकाल रहा हो या वो गुप्त रूप से अर्थात उसकी पीठ पीछे से निकाल रहा हो। एंड दिस मैन का मतलब यहाँ पे क्या है? द ऑफिस बॉय। तो ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, कि मेकअप डिपार्टमेंट में जो ये आदमी था अर्थात ऑफिस बॉय था, वाज कन्विंस्ड, उसको ये विश्वास था, दैट ऑल हिज वोज, कि उसकी सारी परेशानियाँ, इग्नोमिनी, उसके सारे अपमान, इग्नोमिनी का मतलब है इंसल्ट्स, तो उसके सारे इंसल्ट्स एंड नेग्लेक्ट और उसकी उपेक्षा वर ड्यू टू कोटामंगलम सुबु, ये सब कोटामंगलम सुबु की वजह से। अर्थात जो मेकअप डिपार्टमेंट में जो ये व्यक्ति था ऑफिस बॉय, इसको ये पता था कि भाई अगर डिपार्टमेंट में तुझे अगर कोई दिक्कत है, या तेरा अगर कोई इंसल्ट होता है, तेरा कोई अपमान करता है, या तेरी अगर यहाँ पे उपेक्षा की जाती है, तो उसका कारण क्या है? सिर्फ एक ही पर्सन है, वो है कोटामंगलम सुबु। सुबु वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज़। सुबु का स्थान जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पे था। फर्स्ट पोजीशन किसकी थी? बॉस की। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो में फर्स्ट पोजीशन थी बॉस की, और सेकंड नंबर पे कौन आता था? सुबु। अर्थात ये जो जेमिनी स्टूडियो था उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति था, क्योंकि मालिक के बाद इसी का स्थान था। ही कुडंट हैव हैड ए मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन ओवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. उसे फिल्मों में उतनी उत्साहवर्धक शुरुआत नहीं मिल सकी जितनी कि हमारी ग्रोन अप मेकअप बॉय को मिली थी। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times. On the contrary मतलब इसके विपरीत, तो इसके विपरीत उसको सामना करना पड़ा था अनसर्टेन और डिफिकल्ट टाइम्स का, मतलब अनिश्चित और मुश्किल समय का सामना उसको करना पड़ा था। क्योंकि वैन ही बिगेन हिज कैरियर, जब उसने अपने कैरियर की शुरुआत की, देर वर नो फर्मली इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़, ना तो कोई फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी थी और ना कोई स्टूडियो था। ठीक है, जब उसने अर्थात सुबु ने जब अब फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी, तो ना तो कोई फर्मली इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी थी। फर्मली इस्टेब्लिश्ड का मतलब होता है पूर्ण रूप से स्थापित,
तो उस समय ना तो कोई फिल्म जो फर्मली इस्टेब्लिश्ड अर्थात पूर्ण रूप से स्थापित फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी हुआ करती थी, ना कोई स्टूडियो हुआ करता था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, यहाँ तक कि शिक्षा के मामले में भी, विशेष रूप से फॉर्मल एजुकेशन के मामले में, फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है स्कूल एजुकेशन, सुबू कुडंट हैव हैड एन एप्रिसिएबल लीड ओवर अवर बॉय, सुबू हमारे ऑफिस बॉय से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था। बट बाई विर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न ए ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने की वजह से, ए विर्च्यू जो वास्तव में एक क्वालिटी थी उसकी, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल, उसकी पहुंच जो है मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस से थी और पीपल से थी। एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध। तो क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, तो ब्राह्मण परिवार में पैदा होने की वजह से उसकी पहुंच अच्छी हालातों से थी, मतलब वो अच्छे लोगों से मिलता था और उसके हालात भी अच्छे थे। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न और एबिलिटी मीन्स सामर्थ्य। तो ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स, उसमें एक सामर्थ्य था, उसकी एक एबिलिटी थी कि वो हर समय खुश रहता था। इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन ए फ्लॉप फिल्म, भले ही उसका हाथ एक फ्लॉप फिल्म में क्यों न रहा हो, भले ही मतलब जो वो फिल्म में काम करता था वो फिल्म भले ही वो फ्लॉप हो जाए, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था, ये उसकी एक एबिलिटी थी। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, उसके पास हमेशा दूसरों के लिए काम रहता था, वो खुद कोई काम नहीं कर सकता था। बट इज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। देखिए, लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी की भावना, क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मकता, एडवांटेज मीन्स लाभ। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो दूसरों मतलब उसके पास दूसरों के लिए ही काम होता था, वो खुद कोई काम नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपने बॉस के प्रति बड़ा ही वफादार था और उसकी वफादारी की भावना ने उसके बॉस के सामने, प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, उसका बॉस, तो उसकी वफादारी की भावना ने उसके बॉस के सामने उसकी एक अलग पहचान बना दी थी और वो अपनी सारी क्रिएटिविटी का प्रयोग अपने मालिक के फ़ायदे के लिए करता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वह फिल्मों के लिए सूटेबल था। हियर वॉज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, ये वो व्यक्ति था जिसको आदेश देकर प्रेरित किया जा सकता था। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड टेंट्स देम लविंगली। I don't know how to do the scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 waves of the rat pouring affection on its victims of spring. टेंट का मतलब होता है देखभाल करना, कब का मतलब होता है बच्चे, और पोर का मतलब होता है उड़ेलना, अफेक्शन मीन्स स्नेह। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि द रैट फाइट्स द टाइग्रेस, कि एक जो रैट है वो टाइग्रेस से फाइट करता है अंडर वाटर, पानी के नीचे, एंड किल्स हर, और उसको मार देता है। रैट जो है वो टाइगर को मार देता है। बट टेक्स पीटी ऑन द कब्स, लेकिन इस टाइग्रेस के जो बच्चे हैं उन पर दया दिखाता है, एंड टेंट्स देम लविंगली, और उनको बड़े प्यार से पालता है। ये यहाँ से यहाँ तक एक सीन है, ठीक है, सीन है जो फिल्माया जाना है किसी फिल्म में। मान लीजिए सीन फिल्माया जाना है किसी फिल्म में, तो आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से, तो प्रोड्यूसर सुबू से कहता है कि भाई मैं नहीं जानता कि ये सीन कैसे फिल्माया जाए, इस सीन को कैसे किया जाए। तो सुबू वुड कम आउट विद 4 वेज ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग, तो सुबू विक्टिम के बच्चों पर स्नेह उड़ेलने के 4 तरीके बताता था प्रोड्यूसर को। ठीक है, यहाँ पर फिर सुन लीजिए एक बार। मान लीजिए प्रोड्यूसर सुबू से कहता है कि भाई ये सीन फिल्माना है, ये सीन क्या है कि भाई एक रैट है और वो पानी के नीचे टाइग्रेस से फाइट करता है, और फिर टाइग्रेस को वो रैट जो है मार देता है, और फिर टाइग्रेस के जो बच्चे हैं उनके ऊपर दया दिखाता है और उन बच्चों को पालता है, ये सीन फिल्माना है। तो प्रोड्यूसर कहता भाई मैं नहीं जानता कि ये सीन कैसे फिल्माया जाए, सुबू से कहता, और सुबू जो है 4 तरीके मतलब प्रोड्यूसर को बताता, किस बारे में बताता कि भाई ये किस तरह से जो रैट है वो जो विक्टिम है, विक्टिम कौन हुआ, ये टाइग्रेस, कि जो रैट है वो टाइग्रेस के बच्चों पर किस प्रकार स्नेह उड़ेले, किस प्रकार उनके प्रति स्नेह दिखाए। तो इस बारे में जो सुबू है वो प्रोड्यूसर को 4 तरह के तरीके बताता था, सुझाता था। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ, द प्रोड्यूसर वुड से। अब यह सुनकर प्रोड्यूसर कहता है कि भाई बहुत अच्छी बात है ये तो, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये सीन प्रभावशाली होगा कि नहीं होगा।
मतलब 4 तरीके बताता था सुबू प्रोड्यूसर को, तो फिर प्रोड्यूसर उनको सुनता था और उनके बाद सुनने के बाद कहता कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि ये इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं होगा। इफ़ेक्टिव मतलब प्रभावशाली। एंड इन ए मिनट, और एक ही मिनट में सुबू वुड कम आउट, सुबू सामने लाता, क्या सामने लाता, विद 14 मोर अल्टरनेटिव, 14 अर्थात 14 तरह के और विकल्प प्रोड्यूसर को बताता था। अभी तो 4 ही तरीके बताए थे और उसके बाद 14 और तरीके बताता था और विकल्प बताता था। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद ए मैन लाइक सुबू अराउंड। अगर सुबू आसपास हो तो फिल्में बनाना बहुत ही आसान था। एंड इफ देयर वर ए मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने जेमिनी स्टूडियो के सुनहरी दिनों में इसको एक नई डायरेक्शन दी और एक नई परिभाषा दी इसको, तो इट वाज सुबू, तो ये सुबू ही था। सुबू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोइट। सुबू की एक कवि के रूप में अलग पहचान थी। एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, और यद्यपि वो जटिल और उच्च कोटि की कविताएं लिखने में सक्षम था, ही डेलिबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासेस, लेकिन वो जानबूझकर अपनी कविताओं में जन सामान्य को संबोधित करता था। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर अर्थात इंटेंशनली, और मासेस का मतलब होता है कॉमन पीपल। तो सुबू की एक पोइट के रूप में स्टूडियो में अलग पहचान थी, अर्थात सुबू जो है वो पोइट्री भी लिखता था, पोइम्स भी लिखता था, और यद्यपि वो जो है उच्च कोटि की और काफ़ी जटिल कविताएं भी लिख सकता था, लेकिन वो जानबूझकर अपनी कविताओं में जो है सिर्फ आम लोगों को ही संबोधित करता था। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements. Overshadow का मतलब होता है ढक देना और dwarf का मतलब छोटा करना। तो फिल्मों में उसकी सफलता ने उसके लिटरेरी अचीवमेंट्स को जो है ढक दिया था, उनको छोटा कर दिया था। मतलब फिल्मों में उसको जो सफलता मिली थी, उस सफलता ने उसमें जो उसकी जो साहित्यिक उपलब्धियाँ थी उनको ओवरशैडो कर दिया था, मतलब उनको धुंधला कर दिया था या ढक दिया था या फिर उनको छोटा कर दिया था। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और यही बात उसके आलोचक महसूस करते थे। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोइम्स। स्टोरी पोइम्स का मतलब होता है कहानी काव्य। तो उसने जो है कई सच्चे वास्तविक कहानी काव्यों की रचना भी की थी। अब ये कहानी काव्य उसने किस भाषा में लिखे थे? फोल्क, रिफ्रेन एंड डिक्शन, अर्थात लोक गीत में और लोक शैली में। उसने लोक गीतों और लोक शैली में जो है कई जो है कहानी काव्यों की रचना भी की थी। एंड आल्सो रोट ए स्प्रॉलिंग नावल, और उसने एक स्प्रॉलिंग नावल भी लिखा था। स्प्रॉलिंग का मतलब होता है बिग, डिटेल्ड या यूज। तो उसने एक बड़ा नावल भी लिखा था। उस नावल का क्या नाम था? थिलाना मोहनब्बल, विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एस्ड कैरेक्टर्स। और उसने इस नाटक में दर्जनों पात्रों को कुशलतापूर्वक जो है तराशा था। डेफ्टली का मतलब होता है स्किलफुली। तो उसने स्किलफुली जो है दर्जनों पात्रों को इस ये जो नावल था इसमें तराशा था। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। उसने 20वीं सदी की देवदासियों के मूड और उनके मैनर को बड़ी सफलतापूर्वक उसमें बताया था। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो एक अमेजिंग एक्टर था। अमेजिंग का मतलब अद्भुत, वो एक अद्भुत कलाकार था। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स। एस्पायर का मतलब होता है इच्छा करना। वो कभी भी लीड रोल की इच्छा नहीं करता था, अर्थात मेन रोल की इच्छा नहीं करता था फिल्म में। बट वट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स, लेकिन किसी भी फिल्म में जब वो सब्सिडरी रोल प्ले करता था अर्थात सहायक भूमिका निभाता था, तो ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स। तो वो मुख्य कलाकारों से भी बढ़िया वहाँ पर परफॉर्म करता था। ही हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस। जिससे भी वो मिलता था उसके प्रति उसके दिल में सच्चा प्यार होता था। एंड हिज हाउस वॉज ए परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फॉर रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित, रेजिडेंस का मतलब स्थायी निवास। तो जिससे भी वो मिलता था उसके दिल में उसके प्रति सच्चा प्यार होता था, और उसका घर जो है स्थायी निवास स्थान बना रहता था। किसके लिए? दर्जनों नज़दीक के और दूर के रिश्तेदारों के लिए और परिचित लोगों के लिए। मतलब उसके घर पे हमेशा जो है दर्जनों दूर के, नज़दीक के रिलेटिव्स और उसके जो एक्वेंटेंसेस थे अर्थात जो जानकार थे, परिचित लोग थे, वो वहाँ पे रहते थे। इट सीम्ड अगेंस्ट सुबूज नेचर। ऐसा सुबू के स्वभाव के विपरीत प्रतीत होता था। टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ दैम, कि उसको ये पता भी हो कि वो इतने सारे लोगों को खाना खिला रहा है और उनकी मदद कर रहा है। Such a charitable and improvident man
इतना दानी और खर्चीला व्यक्ति, एंड येट ही हैड एनिमीज, और फिर भी उसके शत्रु थे। अब लेखक यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज हमें बताता है कि भाई उसके शत्रु थे स्टूडियो में, लेकिन वो शत्रु क्यों थे, तो इसके लिए वो कुछ पॉसिबिलिटीज़ हमें यहाँ बताता है। तो लेखक कहता है कि वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, क्या ऐसा इसलिए था कि वो बॉस के नज़दीक रहता था, बॉस का घनिष्ठ था, और वॉज इट हिज जनरल डेमिनर दैट रिजेंबल्ड ए साइकोफेंट, क्या उसका तौर तरीका ऐसा था कि ये जो तौर तरीका था उसका वो एक चापलूस से मेल खाता था, मतलब लोगों को लगता था कि भाई चापलूस है इसलिए लोग उससे घृणा करते थे, और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर उसके शत्रु क्या इसलिए थे कि उसमें तत्परता थी अच्छा कहने की हर चीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेखक है वो कुछ पॉसिबिलिटीज़ हमें यहाँ बताता है कि भाई क्या जो सुबु के अगर शत्रु थे जेमिनी स्टूडियो में, तो क्या उनकी वजह ये थी जो यहाँ पर लेखक यहाँ पर कुछ अंदाज़ा लगा रहा है। इन एनी केस चाहे कुछ भी हो, देर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुबु। मेकअप डिपार्टमेंट में यही वो व्यक्ति था। ये व्यक्ति कौन था? ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय, तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेकअप डिपार्टमेंट में ये जो ऑफिस बॉय था ये सुबु के बारे में हमेशा बुरा सोचता था। डायरेस्ट का मतलब होता है सबसे भयानक, सबसे बुरा। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय था वो सुबु के बारे में सबसे बुरे से बुरा सोचता था। You saw Subu always with the boss, but in the attendance roles, he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि you saw Subu always with the boss, कि आपको सुबु हमेशा बॉस के साथ दिखाई देता था। कहने का मतलब है सुबु हमेशा बॉस के साथ काम करता था। बट इन द अटेंडेंस रोल्स, अटेंडेंस रोल्स का मतलब है हाजिरी वाला रजिस्टर, बट इन द अटेंडेंस रोल्स ही वॉज ग्रुप्ड अंडर ए डिपार्टमेंट कोल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, लेकिन उसकी हाजिरी जो थी वो स्टोरी डिपार्टमेंट में होती थी। कंप्राइजिंग ए लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स, और ये जो डिपार्टमेंट था ये किससे बना हुआ था? लॉयर से, और एक समूह था, एक असेंबली थी, एक ग्रुप था। किसका ग्रुप था? राइटर्स और पोइट्स का। ठीक है, तो सुबु हमेशा रहता तो किसके साथ था? बॉस के साथ, लेकिन उसकी हाजिरी कहाँ लगती थी? हाजिरी लगती थी उसकी एक डिपार्टमेंट में जिसका नाम था स्टोरी डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब वो हाजिरी के हिसाब से वो स्टोरी डिपार्टमेंट में आता था, लेकिन बॉस के साथ काम करता था। और ये जो डिपार्टमेंट था ये किससे बना हुआ था? लॉयर से। मतलब इस डिपार्टमेंट में एक तो लॉयर था और एक ग्रुप था राइटर्स का और पोइट्स का। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, बट एवरीबडी रेफर्ड टू हिम एज द अपोजिट। जो लॉयर था, जो वकील था, उसको आधिकारिक रूप से अर्थात ऑफिशियली आधिकारिक रूप से क्या माना जाता था? लीगल एडवाइजर। बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन सब लोग उसको इसके विपरीत मानते थे। अब विपरीत मानते थे का मतलब है कि वो जाना तो जाता था ऑफिशियली लीगल एडवाइजर के रूप में, लेकिन लोग उसको इलीगल एडवाइजर ज़्यादा मानते थे। An extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the sets. एक बार क्या हुआ कि एक अत्यधिक टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी। Who was also extremely temperamental. टेम्परामेंटल का मतलब होता है गुस्से में आने वाली, मतलब गुस्सैल स्वभाव की, जो अत्यधिक गुस्सैल स्वभाव की भी थी। Once blew over on the sets. एक बार मंच पर क्या हुआ, उसको बहुत गुस्सा आ गया। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक। ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं इनको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक, और टेम्परामेंटल का मतलब होता है जो जल्दी गुस्से में आ जाए। वाइल एवरीवन स्टूड स्टंड, द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। स्टंड का मतलब होता है हैरान, स्विच्ड ऑन का मतलब होता है चालू कर दिया, और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट क्या होता है? कैमरा। ठीक है, जब कोई फिल्म की शूटिंग होती है, जब फिल्म शूट की जा रही होती है तो कैमरा होता है जिसको हम रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं। तो जब उस अभिनेत्री को गुस्सा आ गया तो उसने सेट्स पर ही जो है, मंच पर ही जो है, प्रोड्यूसर को बुरा भला सुना दिया। ठीक है, वो प्रोड्यूसर पर गुस्सा हुई। तो जब वो गुस्सा हो रही थी और प्रोड्यूसर को सुना रही थी तो सब लोग जो है हैरान खड़े हुए थे। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, और जब सब लोग हैरान खड़े हुए थे तो लॉयर ने क्या किया? उसने रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को चालू कर दिया, जो कैमरा था वो चालू कर दिया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ, और जब वो प्रोड्यूसर को सुनाते सुनाते जब वो सांस लेने के लिए रुकी, मतलब ब्रेक के लिए थोड़ा सा उसने चिल्लाना बंद किया,
द लॉयर सेड टू हर, तो लॉयर ने उसको कहा 1 मिनट प्लीज़, कि 1 मिनट प्लीज़, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट जो रिकॉर्ड किया था उसको दोबारा से प्ले कर दिया. There was nothing incriminating and unmentionably foul about the actress tirade against the producer. Incriminating का मतलब होता है आलोचनात्मक, और unmentionably का मतलब होता है अकथनीय रूप से, foul मीन्स होता है घिनौना, और tirade का मतलब है यहाँ पर भाषण. ठीक है, तो जो एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर को क्रोधपूर्ण कुछ सुनाया था, प्रोड्यूसर को क्रोधपूर्ण कुछ भाषण दिया था, उस भाषण में कुछ भी घिनौना नहीं था और कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो इंक्रिमिनेटिंग हो, मतलब जिसकी आलोचना की जाए. बट वैन सी हर्ड हर वॉइस अगेन, लेकिन जब उसने अपनी आवाज़ दोबारा से सुनी थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, उस साउंड इक्विपमेंट में से, तो सी वाज स्टक डम, तो वह अवाक रह गई. एक गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, वो एक कंट्री साइड से आई एक लड़की थी, मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र से आई लड़की थी. सी हैडंट गोन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, और वह उन सभी सांसारिक अनुभवों के सत्रों से नहीं गुजरी थी. दैट जनरली प्रीसीड ए पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन, जो सांसारिक अनुभव आमतौर पर महत्व और प्रसिद्धि की पोजीशन पर पहुंचने से पहले आते हैं. दैट सी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापल्टेड इनटू, और जिन इम्पोर्टेंस और पॉपुलैरिटी के सत्रों पर वो एकदम से पहुंची थी. मतलब क्या है कि कोई तो पर्सन पॉपुलैरिटी और इम्पोर्टेंस के पद पर जो है थोड़ा संघर्ष के साथ पहुंचता है, धीरे धीरे पहुंचता है, लेकिन ये जो एक्ट्रेस थी ये एकदम से जो है प्रसिद्ध हो गई थी और इम्पोर्टेंस और प्रसिद्धि के स्टेज पर एकदम से पहुंच गई थी. ठीक है, तो उसको नहीं पता था कि भाई कैसे प्रोड्यूसर से बात की जाती है और कैसे परिष्कृत व्यवहार किया जाता है. तो यहाँ पर राइटर क्या कहना चाहता है कि वो जो अभिनेत्री थी वो एक ग्रामीण क्षेत्र से थी. अचानक प्रसिद्ध होने से पहले उसने दुनिया के कई व्यवहारिक पहलुओं को न तो देखा था और न ही अनुभव किया था. आमतौर पर लोग मशहूर होने से पहले ऐसे पहलुओं से गुजरते हैं. तो इस प्रकार यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि वो जो एक्ट्रेस थी वो परिपक्व नहीं थी और उसने इस क्रूर दुनिया की वास्तविकताओं का अनुभव नहीं किया था. सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर सी फेल्ट दैट डे. अब जिस आतंक या जिस डर को उसने उस दिन महसूस किया था वह उस डर पर कभी भी काबू नहीं पा सकी. ठीक है, रिकवर का मतलब होता है उभरना या काबू पाना, टेरर का मतलब होता है आतंक. तो उस दिन वो बहुत डर गई थी और वह कभी भी अपने डर पर काबू नहीं पा सकी. दैट वॉज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर. द लीगल एडवाइजर हु वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली ब्रोट अबाउट दैट सैड एंड. अनविटिंगली का मतलब होता है बिना सोचे समझे. और इस प्रकार क्या हुआ कि उसका छोटा सा और जो शानदार कैरियर था वो ख़त्म हो गया और कानूनी सलाहकार ने अनजाने में उसका कैरियर ख़त्म कर दिया था. मतलब उसका जो एक्टिंग कैरियर था, जो ब्रीफ और ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर था, उसका समाप्त या ख़त्म होने के लिए जिम्मेदार कौन था? ये लीगल एडवाइज़र. तो इसलिए कहा गया है कि ये था तो लीगल एडवाइज़र, डिपार्टमेंट में तो इसको लीगल एडवाइज़र के रूप में जाना जाता था, लेकिन लोग इसको मानते थे इलीगल एडवाइज़र. मतलब ये किसी का ना किसी का बुरा करता रहता था. तो जिस प्रकार से इसने इस एक्ट्रेस का जो कैरियर था उसको स्पॉइल कर दिया. ठीक है, तो इस वजह से लोग उसको इसके विपरीत मानते थे, अर्थात उसको इलीगल एडवाइज़र ज़्यादा मानते थे. While every other member of the department wore a kind of uniform khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail. Oversized का मतलब होता है बड़ी साइज का और clumsily tailored का मतलब होता है बेढंगे रूप से सिली हुई. तो यहाँ पर राइटर हमें कहता है कि कहानी विभाग का प्रत्येक व्यक्ति खादी धोती और खादी शर्ट पहनता था. ठीक है, जो स्टोरी डिपार्टमेंट का प्रत्येक मेंबर था वो क्या पहनता था? उसकी एक खास टाइप की यूनिफॉर्म होती थी और वो यूनिफॉर्म क्या थी? खादी धोती और खादी शर्ट, वाइट खादी शर्ट. लेकिन ये जो खादी शर्ट होती थी ये ओवर साइज्ड होती थी. ठीक है, ये ओवर साइज्ड होती थी और ये क्लमजीली टेलर्ड होती थी. मतलब ये तो खादी शर्ट थी, ये थोड़ी बड़ी साइज़ की होती थी और बेढंगे रूप से सिली हुई होती थी. तो जहाँ पर स्टोरी डिपार्टमेंट का प्रत्येक मेंबर ये यूनिफॉर्म पहनता था, खादी धोती और बड़ी साइज़ की और बेढंगे रूप से सिली हुई खादी शर्ट, वहीं पर जो लीगल एडवाइज़र था वो पैंट और टाई पहना करता था और कई बार एक कोट पहनता था और वो कोट देखने में कई बार कवच की तरह लगता था.
एक कोट ऑफ मेल का मतलब होता है कवच, ठीक है। तो ये जो लीगल एडवाइज़र जो था ये स्टोरी डिपार्टमेंट से ही आता था, इसका संबंध जो था स्टोरी डिपार्टमेंट में था। लेकिन स्टोरी डिपार्टमेंट के और लोग तो एक यूनिफॉर्म को फॉलो करते थे। उस यूनिफॉर्म में क्या होती थी, खादी धोती और वाइट खादी शर्ट। जो खादी शर्ट होती थी ये ओवरसाइज होती थी और क्लमजीली टेलर्ड होती थी। लेकिन वहीं पर लीगल एडवाइज़र पैंट और टाई पहना करता था और कई बार एक कोट पहनता था और ये कोट देखने में कवच की तरह लगता था। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, अक्सर वो अकेला ही दिखता था, मतलब उसके साथ कोई होता नहीं था, वो अकेला ही रहता था। एंड हेल्पलेस, और हेल्पलेस का मतलब असहाय, मतलब मानो कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, ठीक है, वो हेल्पलेस नज़र आता था। ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, और वो सौपन लेने वालों की भीड़ में एक ठंडी तरक का व्यक्ति दिखता था। ए न्यूट्रल मैन, एक तटस्थ व्यक्ति। इन एन असेंबली ऑफ गांधीतीज एंड खादीतीज, गांधीवादी और खादीवादी लोगों के समूह में। तो वो गांधी जी का अनुसरण करने वाले और खादी पहनने वाले लोगों के बीच एक तटस्थ व्यक्ति प्रतीत होता था। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म, एंड दो ए लॉट ऑफ रास्टोक एंड पेनकेक वर यूज्ड ऑन इट, नॉट मच केम ऑफ द फिल्म। रास्टोक का मतलब होता है कच्ची सामग्री, जैसे कि मंच और पोशाक वगैरह। तो यहाँ पर कहा गया है कि कई लोग बॉस के करीबी थे, और जो लोग बॉस के करीबी थे उनको फिल्म बनाने की अनुमति थी। कानूनी सलाहकार को भी एक फिल्म बनाने की अनुमति दी गई। बहुत सारी कच्ची सामग्री जैसे कि मंच, पोशाक और मेकअप सामग्री का प्रयोग किया गया। लेखक के यहाँ पर कहने का मतलब है कि फिल्म को बनाने में काफ़ी मेहनत और पैसा लगा, लेकिन फिल्म को कोई सफलता नहीं मिली। Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. Instance का मतलब है उदाहरण, ह्यूमन हिस्ट्री का मतलब मानव इतिहास। तो फिर एक दिन कहानी विभाग बंद हो गया, मतलब स्टोरी डिपार्टमेंट को बॉस ने बंद कर दिया। इस विभाग के सभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, उनकी नौकरी चली गई। अतः विभाग के सभी कवियों और लेखकों की नौकरी चली गई, ठीक है, क्योंकि बॉस को नुकसान हुआ। अब बॉस को नुकसान हुआ तो उसने क्या किया, स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। और इस विभाग के सभी लोगों की नौकरी जानी थी, क्योंकि डिपार्टमेंट तो बंद हो गया था। और इस डिपार्टमेंट में कौन था, कवि थे, लेखक थे। अब जब डिपार्टमेंट बंद हो गया तो कवियों और लेखक की नौकरी भी जानी थी। और इसी डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो कानूनी सलाहकार भी था, ठीक है, लीगल एडवाइजर भी था। अब जाहिर सी बात है उसकी जो भी जानी थी, तो इस प्रकार कानूनी सलाहकार भी, क्योंकि कहानी विभाग में था इसलिए उसकी नौकरी भी चली गई। जेमिनी स्टूडियोज वाज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स लाइक S.T.S. योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। हॉन्ट का मतलब होता है अड्डा। अब जेमिनी स्टूडियो इन कवियों का मनपसंद अड्डा बन गया। किन कवियों का, S.T.S. योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री और हरविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। हॉन्ट क्या होता है, हॉन्ट एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हम फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। मेस का मतलब होता है भोजनालय और एक्सीलेंट का मतलब होता है शानदार। एक्सीलेंट मीन्स शानदार। तो इसमें एक शानदार भोजनालय था और इस भोजनालय में दिन के हर समय और रात के अधिकांश समय अच्छी कॉफ़ी मिलती थी। Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. वे दिन थे जब कांग्रेस शासन का मतलब शराबबंदी था, मतलब कांग्रेस का शासन था उन दिनों और कांग्रेस ने शराबबंदी लागू कर रखी थी और एक कप कॉफ़ी पर मिलना एक संतोषजनक मनोरंजक था। Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. Prerequisite का मतलब होता है प्री कंडीशन। Prerequisite means प्री कंडीशन। बारिंग का मतलब होता है को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट द ऑफिस बॉय हम ऐसे कह सकते हैं। तो बारिंग द ऑफिस बॉयज एंड ए कपल ऑफ क्लर्क्स, कि भाई ऑफिस बॉयज़ को छोड़ दिया जाए और कुछ क्लर्कों को छोड़ दिया जाए। तो एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएटेड लेजर, तो बाकी सभी लोग जो हैं स्टूडियो में फुर्सत का आनंद लेते थे। और ये जो फुर्सत का आनंद है ये कविता लिखने के लिए पूर्व आवश्यकता भी होती है। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी,
उनमें से ज़्यादातर लोग खादी पहनते थे और गांधी जी को फॉलो करते थे, गांधी जी की पूजा करते थे, मतलब गांधी जी को फॉलो करते थे। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। लेकिन इसके अलावा उनके मन में किसी भी प्रकार के राजनीतिक विचार के प्रति बिल्कुल भी सराहना नहीं थी। वे किसी भी प्रकार का राजनीतिक विचारों की सराहना नहीं करते थे। नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। स्वाभाविक रूप से वे साम्यवाद से घृणा करते थे। अवर्स टू का मतलब होता है घृणा करना, तो वे साम्यवादी विचारधारा से जो है घृणा करते थे सभी लोग। ए कम्युनिस्ट वाज ए गॉडलेस मैन, ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव। कंजुगल का मतलब होता है विवाह संबंधी, विवाह संबंधी, और कंजुगल का मतलब फिलियल का मतलब होता है संतान संबंधी, संतान संबंधी। तो एक कम्युनिस्ट जो व्यक्ति होता है वो एक गॉडलेस व्यक्ति होता था, ठीक है, ईश्वर विहीन व्यक्ति होता था एक कम्युनिस्ट। ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव, उसके पास कोई संतान और वैवाहिक प्रेम भी नहीं होता था। मतलब उसके दिल में ना तो अपने संतान के प्रति कोई प्यार होता था, ना ही अपनी पत्नी वगैरह के प्रति कोई प्यार होता था। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन। कंपंक्शन का मतलब है हेजिटेशन, ठीक है, तो वह अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों को मारने में भी नहीं हिचकिचाता था। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमॉन्ग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। वह हमेशा निर्दोष और अज्ञानी लोगों के बीच अशांति और हिंसा पैदा करने और फैलाने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। Such notions, which prevailed everywhere else in South India at that time, also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios. Float का मतलब होता है तैरना, prevail का मतलब होता है प्रचलित, notions का मतलब होता है धारणाएं, vaguely का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से। तो ऐसी धारणाएं जो उस समय दक्षिणी भारत में हर जगह प्रचलित थी, स्वाभाविक रूप से जेमिनी स्टूडियो के खादी पहने हुए कवियों के बीच भी स्पष्ट रूप से तैर रही थी। एविडेंस ऑफ इट वाज सून फोर्थ कमिंग, इसके प्रमाण जल्द ही सामने आने वाला था।